नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह एनसीईआरटी का सारांश का वीडियो होगा जो संबंधित हो गया विज्ञान से। क्लास 7 का यह होगा विज्ञान जिससे संबंधित होगा। इसके निचोड़ के बारे में देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप बीपीएससी, बीएसएससी, आप सीटेट या फिर बीपीएससी, टीआरई, रेलवे, पीसीएस, ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप सभी लोग जानते होंगे। इसके लेकर के मैं आया हूं। इसमें केवल महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगे निश्चित रूप से कमेंट करके, लाइक करके बताइएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियोस को सीरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको विषय सूची दिखाते चलते हैं। यह 7 क्लास का जो वीडियोस होगा और इसी के अंतर्गत जो बहुत सारे सीरीज आएंगे। 7 क्लास का 6 क्लास का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से आप जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप यह वीडियो बाद में देख रहे हैं या फिर पहले देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड अगली वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर चले जाते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला चैप्टर आपका इस वीडियो के अंतर्गत जो आप समझेंगे वह होगा पादप में पोषण के बारे में। और इसमें जो 7 क्लास का जो विज्ञान है उसमें 18 चैप्टर है और 18 चैप्टर का मैं एक सीरीज आपको देने की कोशिश करूंगा। लगभग 10 वीडियोस होंगे। प्रत्येक वीडियो का लेंथ आप समझे तो 20 से 30 मिनट होगा। इस बात को आप ध्यान में रख के चलेंगे, तब जाके आप अच्छे तरीके से समय दे करके आप अच्छे तरीके से देखिए और समझते चलिए। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपके स्क्रीन पे, और सबसे पहला चैप्टर का नाम देख लेते हैं तो पादपों में पोषण। पादपों यानी पादप यानी पेड़ पौधे में पोषण किस तरीके से होती है, इसी के संदर्भ में इस चैप्टर में बताया गया है अच्छे तरीके से। इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट शब्द भी दिए गए हैं। इन शब्द के बारे में या फिर इन टर्म के बारे में समझेंगे। जो कहता है पहला टर्म स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप किसके कहते हैं, पोषक किसे कहते हैं, परजीवी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, मृतजीवी क्या होता है, रंध्र किसे कहते हैं, सहजीवी संबंध क्या होता है, और कवक के बारे में समझते चलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कई और फैक्ट को समझेंगे। संबंधित चैप्टर से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने की बेहद ही संभावना होती है, उस क्वेश्चन को भी हम देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे पहला फैक्ट के तौर पे सबसे ऊपर में देख सकते हैं, कहा जाता है तो यहाँ पर देखें तो सजीवो यानी पोषण के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि पोषण क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पोषण, यानी पोषण क्या होता है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। किसे कहते हैं, पोषण। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग को, किसके उपयोग को, भोजन करने के उपयोग को क्या कहते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं, तो हम पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण किसे कहते हैं, तो पौधे की वह विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं बनाता है, वह स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। अगला पॉइंट देख सकते हैं, ऐसे पौधे को स्वपोषी कहते हैं। कैसे पौधे को भाई साहब, तो ऐसे पौधे को, जो पौधे स्वपोषण करते हैं वह पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। जो पौधे स्वपोषण करते हैं वह पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। अगला, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। यानी जंतु जो होते हैं वह क्या करते हैं, तो पादप यानी अन्य जीव पादप द्वारा जो है कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो होते हैं वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन करते हैं। जैसे मानव, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो होते हैं पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को यूज करते हैं। जैसे अपने पे आप लीजिए तो हम भी एक जीव हैं, है ना, तो उसमें आप देखेंगे तो हम किसी पौधे पर ही निर्भर हैं, किसी जीव पर ही निर्भर हैं।
जिससे हमें संश्लेषित भोजन मिलते हैं। समझ रहे बात को? जैसे कोई भी आम का पौधा लगाए तो आम का फल फलेगा, तो आम तो पौधा है ना भाई साहब, इसी से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। तो यह हम लोग क्या कह हुए, तो विषम पोषी हुए। ठीक है, केवल पौधा ही ऐसा है जो स्वपोषी है। केवल ही केवल कौन है, तो पौधा ही है जो स्वपोषी है, स्वपोषण करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्ती में क्या होता है, तो हरा वर्णक होता है। कौन सा चीज होता है, हरा वर्णक होता है, जिससे क्लोरोफिल कहते हैं। हरा वर्णक जो पत्ती में होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश यानी सौर प्रकाश में की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, तो सूरज के प्रकाश को ग्रहण करने, संग्रहण करने, खींचने में उसे सहायता देता है। यह ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है। क्या होता है, इस ऊर्जा का उपयोग होता है, जो सौर ऊर्जा जो पत्तियां जो खींचती है, इस ऊर्जा का उपयोग किस रूप में होता है, तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण यानी भोजन को संश्लेषण बनाने में इसका उपयोग होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। खाद्य का जो संश्लेषण होता है पौधे में, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ गए होंगे आप प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो जब कोई भी पौधा सूर्य की प्रकाश के साथ सूर्य के प्रकाश के द्वारा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संश्लेषण करती है, खाद्य संश्लेषण करती है, तो वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ध्यान रखेंगे। यहाँ से जानेंगे कोशिकाएं के बारे में कुछ इंपोर्टेंट थिंग, जिससे छठा क्लास में भी आप कोशिकाएं के बारे में समझ चुके होंगे, और यहाँ पर भी कुछ आपको समझने को मिलेगा जो वास्ट तरीके से होगा। सजीवों में देख सकते हैं, आपने देखा है कि इमारतें ईंटें से बनती है, और इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाई से बनाता है, और वह सूक्ष्म इकाई क्या होता है, तो कोशिका होता है। केवल कोशिका होता है। और आगे देखिए, तो कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, आप नग्न आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। और कुछ जीव मात्र एक कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ जीव जो क्या होते हैं, तो एक कोशिका से बने होते हैं, सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। ऐसा जीव कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं 6 क्लास के एनसीईआरटी में बता दिया हूं, तो मैं कोशिश करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कि वह बाह्य संरचना जिसके द्वारा कोशिका घिरी होती है, चारों तरफ से पतली झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, वही झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाता है। जिसमें केंद्र में स्थित सुस्पष्ट संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक किसे कहा जाता है, तो केंद्र में स्थित सुस्पष्ट संरचना को केंद्रक कहा जाता है कोशिका का। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। किसे कहते हैं, तो कोशिका द्रव कहते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, यह केंद्रक है। ठीक है, और ये जो चारों साइड आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है, यह कोशिका झिल्ली है, यानी कोशिका को जो घेरे हुआ है, यह कोशिका झिल्ली है। समझ रहे हैं बात को। और ये जो बिंदु है, ये देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, ये कोशिका द्रव है। ध्यान रखेंगे। और यह केंद्रक है, और ये पार्ट है जो देख सकते हैं, ये एक कोशिका है। ठीक है, यह कोशिका की आरेख का चित्र आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है, निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिएगा ही मेरे इस वीडियो को, और लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे के थ्रू हम आपके लिए वीडियो लाते हैं इसी मोटिवेशन के थ्रू। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देख सकते हैं, पहला देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कि पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में यह संचित हो जाती है। देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूरज के प्रकाश क्लोरोफिल के साथ संग्रहित हुआ, और यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निष्कासित कर दिया हम लोगों के लिए, पौधे। ध्यान रखेंगे।
कार्बोहाइड्रेट यह अपने लिए रख लेता है, अपना भोजन करता है, अपना शरीर वगैरह विकसित करता है अपना। और शरीर क्या विकसित करेगा भाई साहब, पौधे जो होते हैं वो सिर्फ ही सिर्फ देता ही है, लेता कुछ नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ देखेंगे तो इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों के मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। यानी आप समझ सकते हैं पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वह किस रूप में संचित होते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वह किस रूप में पौधे में संचित होते हैं, या स्टार्च के रूप में इसके पत्ती में मंड एवं पत्ती में जो है कि मंड के रूप में संचित होते हैं, स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। केवल इंपोर्टेंट फैक्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर विभिन्न रंग की पत्तियां आप देख सकते हैं। आप कहेंगे कि इसके पत्ती में तो ये रंग है तो इसमें हरा वर्णक है ही नहीं, तो इसमें क्लोरोफिल कहां से आ गया, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेंगे वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो के साथ। यहाँ देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों संश्लेषण में होता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में भी होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन आप कह लें तो प्रोटीन एक प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ है। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। पादप नाइट्रोजन कहां से प्राप्त करते हैं, तो पादप नाइट्रोजन वायुमंडल से ही प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में भी बताएंगे भाई साहब, बने रहिए, आगे बढ़िए। देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। पत्तियां हरे रंग क्यों दिखाई देते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसी के कारण यह हरे रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ पत्तियां जो होते हैं अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें भी क्लोरोफिल होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं एक पौधे के बारे में बताया गया है, गेस कीजिए कि यह कौन सा है। यहाँ पर तो लिखा ही गया, आप देख लिए होंगे। यह एक अमरबेल का लत्ती है। अमरबेल का जो लत्ती है, ध्यान रखेंगे, अमरबेल का जो पादप है, पौधा है। इस बात को जानेंगे कि अमरबेल का पादप है। अमरबेल का पादप है कौन सा, तो यह देख सकते हैं, यह अमरबेल। इस पे जो पीला पीला देख रहे हैं वो ये पौधा नहीं, ये पेड़ नहीं, पेड़ दूसरा चीज है। और ये जो पीला पीला देख रहे हैं यह अमरबेल का पादप है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि क्लोरोफिल, ऐसा कौन सा पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो यह अमरबेल के पादप में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये जो है कि अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वह आरोहित होते हैं, जिस पर वो लतरे होते हैं, जिस पर वह फैले होते हैं, उससे यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल ही एक ऐसा पौधा है जो परपोषी पौधा है। ध्यान रखेंगे, परपोषी पादप इसी पौधे को कहते हैं कि वह पादप क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है, जो किसी अन्य पौधे पर ही आश्रित रहता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को उन्मूलन पोषकों से वंचित करते हैं, यानी कि उन्मूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। यानी कि ये जो पौधे होते हैं यह उन्मूल पोषक से वंचित होते हैं, अंततः यह परजीवी कहलाते हैं। एक प्रकार का पौधे के मतलब वर्गीकरण में देखें तो यह पौधे के लिए एक प्रकार का परजीवी है। जैसे मानव के लिए परजीवी जूं हो जाता है, बहुत सारे चीज होते हैं, बीमारी होते हैं, तो ये एक प्रकार का परजीवी होता है। हमारे शरीर में परजीवी के रूप में कोई सारे जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, तो ये परजीवी के रूप में हमें खाते रहते हैं, हमारा जो भोजन चूसते रहते हैं और हमारा शरीर दुर्लभ होता चला जाता है। तो ये सभी चीज जो होते हैं परजीवी होते हैं, और यह पौधे के लिए परजीवी होते हैं। यहाँ देखेंगे तो यह घटपर्णी के पौधे हैं। यह जो पौधे हैं यह घटपर्णी के पौधे हैं, और यह कीट भक्षी के रूप में भी जाने जाते हैं। इसमें जब कीट जाता है, यह कीट खाने वाला पौधा होता है। जब भी कीट जाता है यह ढक्कन बंद हो जाता है और इसमें कीट जो है सड़ गल के मर जाता है। तो यह इसके जो इस तरीके से तंतु बने होते हैं, इसमें इसका जो है कि शोषण कर लेते हैं, खा लेते हैं इसे। जब भी एक प्रकार का परपोषी ही है, यह कीड़े पर ही आश्रित रहता है। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कीटों का भक्षण करने वाला ऐसे पौधे पादप
या फिर कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, जो कीट का भक्षण करते हैं वह पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई देख सकते हैं, यह पौधा का नाम है। पूछा जा सकता है कि कीटभक्षी पौधे का इनमें से कीटभक्षी पौधे कौन सा है, तो आपको पूछ देगा, यहाँ पर डाल देगा अमरबेल और वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यूस कीटभक्षी। तो ये सनड्यूस तथा वीनस फ्लाई ट्रैप जो होते हैं एक कीटभक्षी है, कीटभक्षी पादप है। इस बात को आप जानेंगे, यहाँ पर 2 उदाहरण के बारे में जाना गया है। ये देख सकते हैं, यह मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इसके माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सभी के प्राइस आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सभी प्राइस का पेमेंट आप इस QR कोड के माध्यम से करेंगे और पेमेंट स्लिप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, तुरंत ही आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को और आगे बढ़ेंगे इसी सभी जानकारी के साथ। ज्यादा समय नहीं लेते हुए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं पहला जो पॉइंट निकल के आता है इसमें, कि जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वह मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे घटपर्णी के पौधा हो गया, इसी प्रकार से था ना। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या होते हैं, तो मृतजीवी होते हैं। ध्यान रखेंगे, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, जो पौधा मृत जीवों को विघटित करके अपने जैविक पदार्थों को विघटित करके क्या करते हैं, तो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों को पोषक तत्व के रूप में प्राप्त करते हैं, तो वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। और जो जीव इस प्रकार के काम करते हैं वह मृतजीवी कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वह सहजीवी संबंध कहलाते हैं। वह संबंध क्या कहलाते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपनी आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, सहजीवी संबंध का उदाहरण है। इसके उदाहरण के रूप में कुछ कवक को आप जान सकते हैं। कवक एक ही जगह आपको मिलेंगे, लेकिन वह पौधा जो होता है इस तरीके से, जो भी वह अपने लिए पोषक लेगा तो वो सभी में बंटवारा हो जाता है। कवक को आप देखते होंगे इस बात को। यहाँ देख सकते हैं, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव में 2 भागीदार होते हैं। यानी लाइकेन जो होता है, कहे जाने वाले पौधे, कुछ लाइकेन जो मतलब लाइकेन नाम से जाने जाने वाले पौधे कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं, जिसमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। लाइकेन को ही कवक या शैवाल कहा जाता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। और ये दोनों पौधे, दोनों जो पादप होते हैं वो लाइकेन के श्रेणी में आते हैं। समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को, पादप प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे। जीवाणु जो राइजोबियम, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों के जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। आप समझ गए होंगे कि पादप जो होते हैं नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, तो उनके जड़ में एक प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। वह वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और उसी विलय पदार्थ को पौधे जड़ द्वारा अवशोषित करके अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। यह राइजोबियम के जो जीवाणु होते हैं मुख्यतः चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। राइजोबियम जो होते हैं वह अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जिस पौधे के जड़ में रहते हैं उसी के द्वारा बनाए गए भोजन को वह अवशोषित करते रहते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से।
अधिकतर दालें फलीदार पादपों के से प्राप्त होती है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होते हैं। अधिकतर जो दाल होती है, दाल के जो पौधे होते हैं वो जो होते हैं वह फलीदार पादप के अंतर्गत होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं। समझ गए होंगे। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। यानी पौधे को क्या करते हैं, पादप को राइजोबियम खाद्य देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन देते हैं, तो पौधे इन्हें खाद्य देते हैं और आवास, रहने की जगह देते हैं। यह जो संबंध है यह सहजीवी संबंध के अनुरूप होता है। समझ गए होंगे आप सहजीवी संबंध क्या होता है भाई साहब। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो फैक्ट है आपके सामने, परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। समझ रहे हैं। परजीवी किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव, ऐसा पादप जो दूसरे पादप या दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं वह परजीवी या फिर मृतजीवी कहलाते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। जो भी प्राणी हैं, जो जीव हैं, वह भोजन के लिए किसी न किसी पादप, किसी न किसी प्राणी पर निर्भर रहते हैं। अतः उन्हें हम विषमपोषी के रूप में समूहीकृत कहते हैं, वर्गीकृत करते हैं। समझ गए होंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सारांश के रूप में, सारांश के रूप में यहाँ पर लिखा गया है कि आपने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या सीखा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट सीखा कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस बात को समझेंगे, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों को उपयोग करके खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। कौन? तो पादप करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। आगे बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं? तो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। उन्हें उत्तरजीविता के लिए, उनकी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं। कौन? तो कवक एक मृतजीवी होते हैं जो क्या करते हैं? तो अपघटित, मृत एवं अपघटित जैव के पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण करते हैं, इसलिए वह मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं। अमरबेल एक ऐसा पादप है जो परजीवी के रूप में गिना जाता है। घटपर्णी एक ऐसा पादप है जो परजीवी के रूप में जाना जाता है। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी किसी दूसरे पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कुछ पौधे, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं।
कुछ पादप एवं अन्य जीव जो होते हैं अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, वैसे जीव क्या कहलाते हैं? तो विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पादप किस के जरिए अपने अंदर लेता है? तो यह ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, यानी ख ऑप्शन, रंध्र के द्वारा जो है कि पादप अपनी अंदर वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह आपका पत्तियां कहलाता है। पत्ती के द्वारा ही आपका जो है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, और पत्ती के अंदर ही रंध्र पाया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। इस वीडियो में आप जान गए होंगे इन सभी चीजों को जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया, जो आपने शुरू में देखा, जो शुरू में टर्म्स मैंने बताया उसको समझने की कोशिश किया, और लगभग चीज या पूरा चीज हमने समझ लिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का जल्द लेकर के आपके सामने आऊंगा, और निश्चित ही रूप से आपके तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।